अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम दिन पाकिस्तान की तारीख में, और वो भी एक ऐसे मकाम पर जब पाकिस्तान की सियासत बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब सबकी नज़रें थीं और सदारती रेफरेंस जो कि अदालत उज़्मा की जानिब भेजा गया था तशरीह के लिए, उसके साथ एक पिटिशन इमरान खान साहब की भी अटैच थी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी। बहरहाल 63A की जो तशरीह अदालत ने की है और उस पर जो फैसला सामने आया 3-2 से, उसके बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या थी और कब थी, पहले उसे ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि जजमेंट किस किस्म की आती है, कितनी इंटरवेंशनिस्ट होती है, या जो स्टेटस को है इन टर्म्स ऑफ आइन और रूल्स उसको बरकरार रखती है, या कोई नई ग्राउंड क्रिएट करती है जो कि कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि आइन के बाहर निकल के आपको आइन नहीं, आपने आइन को अमेंड कर दिया। अगर कोई सी किस्म की भी इंटरवेंशन करेंगे, जो स्टेटस को इससे हटेंगे, तो वो फिर ऐसे ही लगेगा। मगर इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ज़्यादा बेंच जजेस होते तो अगर इस किस्म की चीज़ भी होती भी है तो फिर इतनी तनकीद नहीं आती, बिकॉज वो आप कहते हैं ना जी 10 जज से, तो ये तो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। 5 के अंदर अगर ये 3-2 आता है तो बिल्कुल ऐसे गड़बड़ ही हो। ठीक है सेठी साहब, 3-2 से आपने कहा और 3-2 से ही ये फैसला आया, लेकिन बड़ी क्लोज कॉल है और जो इख्तलाफी नोट लिखे गए हैं वो भी थोड़ा हट के। अब आपने जो कहा कि आइन के बाहर निकल के आइन को ही अमेंड कर दिया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? इसने अहम सवाल का जवाब दिया या बहुत से सवाल पैदा कर दिए? देखिए, नए सवाल तो खड़ा होने थे, जबकि 3-2 की आएगी तो होगा। मैंने इसमें जो पेशन गोई की थी वो इसी बेस पे की थी कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। ये कंट्रोवर्शियल तो होगी, क्योंकि मेरे मुताबिक ये आइन के थोड़े से इधर उधर, तो इसीलिए हवाला उन्होंने आर्टिकल 17 का दिया है मेरा ख्याल है कि जी कि अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है तो डी सीटिंग की जो बात है जी उसमें मोरालिटी भी आ जाती है। आप सियासी जमात ज़ाहिर है पार्लिमानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है जी, तो इसलिए ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक सहारा लिया है कहीं से ढूंढ के जी, ताकि इस किस्म की जजमेंट बरकरार रहे। अब बात यह है कि आज तक तो कभी ऐसे हुआ नहीं था कि पहले भी लोग डिफेक्ट करते रहे, उनके वोट काउंट होते रहे। आज इन्होंने कह दिया वोट नहीं काउंट होंगे, तो ये तो बाहर चले गए ना। एक इंटरप्रिटेशन थी आइन की जिसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन, डी सीटिंग, ये सारी इश्यूज क्लियर थे कि डी सीट होगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वोट काउंट होगा यहाँ। और फिर तीसरा इशू ये था कि पार्टी हेड ने सही तरीके के साथ उनको मौका दिया कि नहीं दिया एक्सप्लेन करने का अपनी पोजीशन, वो जो एक पूरा तरीका है ड्यू प्रोसेस जो है। और अगर वो नहीं होता तो वो भी फिर लफ्जी खेल के ऊपर उसको भी मुसरत किया जा सकता है। तो अब ये सारी बातें छोड़ दी हैं और अब ये कह दिया है कि जी डी सीट के तो है वो तो ठीक है, अगर आप इसको और सख्त बनाना चाहते हैं तो कानून में ले आए। और इशारा ये किया कि शायद वो अच्छा होगा अगर आप और सख्ती का कानून ले आए। इशारा ये किया है, मगर ये कहा कि हम नहीं कह सकते ये कि ये ऐसे है। अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाए फॉर लाइफ तो कानून लेके आए। एक तो ये कह दिया, तो इसका मतलब डी सीट वाली बात तो ठीक हो गई कि जी डी सीट हो गए, मगर इन्होंने वही अब ये कर दिया है कि जी आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। अब उसके साथ जाहिर है कि पीटीआई वाले ये कहेंगे कि ये जजमेंट उनके हक में आई है जी। और क्योंकि फौरी तौर पे इसका जो असर आता है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर आता है। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद हुकूमत पे इसलिए नहीं आता, वहाँ उन्होंने डिफेक्शंस अपनी मेजॉरिटी नहीं दिखाई जी। उन्होंने सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, लेकिन काफ लीग के जो 2 वोट जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाँ 2 मेंबर्स हैं काफ लीग के जी, जिनकी वजह से वो एक 174 पे पहुंचे हैं। 172 चाहिए। अगर वहाँ भी इशू ये बन रहा है कि वहाँ पार्टी लीडर कौन है, चीमा साहब हैं, तारिक बशीर चीमा हैं, या मुनिस लाई है, या परवेज़ लाई है, कौन है मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। चौधरी शुजात हुसैन है, या चौधरी शुजात हुसैन है। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर चौधरी शुजात हुसैन है तो वो तो अपने साहिबजादे को तो नहीं डिस्क्वालीफाई कराएंगे, तो अगर करेगा तो वो दूसरे हो जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक गेम है कि अगर हाँ, तो ये इसके साथ तो जो अगर ये फैसला होता है कि चौधरी परवेज़ लाई नहीं है और चौधरी शुजात है और आपस में उनका इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर पंजाब के अंदर जो परवेज़ लाई साहब के जो लोग इधर उधर हुए हैं जी, तो वो तो फिर वो नुकसान हो जाएगा उनका। और
नून लीग का फ़ायदा हो जाएगा। जी। इसलिए ये बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है इस वक्त। पंजाब में क्या होने जा रहा है वो बड़ा सीधा सा है। ठीक मैंने जो वोट्स गिनती किए हैं, ये जो 26 के सेंटर्स हैं, जी 25 कहा जा रहा है 25 जिनके है। खिलाफ रेफरेंस पे फैसला भी आना है इलेक्शन अच्छा, कमीशन। वो अब जो फैसला यही, मेरा जो ख्याल है वो यही आएगा कि जी। ये डी सीट हो गए हैं। अच्छा। अच्छा, अब मगर वो डी सीट की इशू नहीं है, इशू तो ये है कि वोट काउंट तो उनका नहीं होगा। तो ना पीटीआई के लिए होगा, तो ना ही होगा नून लीग के लिए। जी। तो वो जो जब निकल जाते हैं तो ये इनके जो हमजा है, इनके वोट 169 के करीब बनते हैं। जी। ठीक है। और जो उनके हैं वो 168 के करीब बनते हैं पीटीआई के। जी। कैलकुलेशंस की हैं लोगों ने। कैलकुलेशंस के मुताबिक हमजा शहबाज साहब के पास 173 रह जाएंगे, उन्हें 9 और वोट चाहिए। वो 73 नहीं 73 इस सूरत में जी। कि 4 इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो उनके साथ रहें। जी। अदरवाइज विदाउट इंडिपेंडेंट्स वो 169 है। 169 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ। अब 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और एक चौधरी निसार है। जी। चौधरी निसार तो ना इधर आते हैं ना उधर आते हैं, तो वो तो किसी को वोट नहीं जाता। और वो 4 इंडिपेंडेंट्स में अभी तक तो वो खड़े हैं नून लीग के साथ। जी। जिसमें मेरी अहलिया भी है, जुगनू भी एक इंडिपेंडेंट है। जी। जी। कासिम खान लंगा हैं और भी हैं, बड़ाज साहब हैं, सोन। तो अब ये 4 जो हैं ये तो खड़े हैं हमजा के साथ, ये कभी भी नहीं जाएंगे पीटीआई के साथ। ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमजा जो है वो अगले राउंड में, क्योंकि अब कानून ये कहता है कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, जी। अब ना उनके पास 186 है ना उनके पास 186 186, जी। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर अगले राउंड में एक सेकंड राउंड होगा। जी। क्योंकि पिछली इलेक्शन अब डिक्लेयर हो जाएगी नल एंड वॉइड, ठीक है। क्योंकि वो ख़त्म हो गई। अच्छा। उसके बाद ये होगा कि किसके ज़्यादा वोट्स हैं। या तो ये होगा कि वो अगर वो उसमें से 26 निकाल दें तो फिर भी इनके ज़्यादा बनते हैं, तो या तो ये यही फैसला होगा कि जी वो 26 निकाल दें तो इनके ज़्यादा बनते हैं, तो ये हमजा अभी भी रहेंगे। जी। या ये फैसला अदालत करेगी, क्योंकि अदालत के पास जाना पड़ेगा, अदालत हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ये कहेगा कि आप फिर से इलेक्शन कराएं, सेकेंड राउंड कराएं आप। ओके। तो अगर और क्योंकि किसी के पास अब मेजॉरिटी नहीं रही, तो सेकेंड राउंड में अगर बिल्कुल हस्ब मामूल उसी तरीके से वोटिंग होती है तो हमजा के ज़्यादा वोट्स होंगे। मेरा ख्याल है 5 वोट या 4 वोट, 5 वोट, 4 इंडिपेंडेंट्स और एक उनका एक्स्ट्रा मेजॉरिटी, 5 वोट के साथ हमजा फिर भी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये इशू मेरा ख्याल है, ये मेरे जहन में तो बड़ा क्लियर है कि हमजा अभी भी चीफ मिनिस्टर रहेगा या रह सकता है ये कानूनी कार्रवाइयों के बाद। दूसरा इशू जो खड़ा हो जाएगा, जो पीटीआई खड़ा करेगी, वो यही खड़ा करेगी, वो कहेगी कि जी अगर ऐसी सूरत हाल है तो बुज़दार साल जो है वो तो अभी तक उनका तो रेजिग्नेशन हम मानते ही नहीं है, वो तो अभी भी चीफ मिनिस्टर है। जी। अच्छा, तो वो और क्योंकि वो पहले उस वक्त से डिफेक्शन से पहले की ये सारी बात, तो मेरा ख्याल है वो भी मामला तय हो गया है कि नहीं, उनका रेजिग्नेशन वॉज एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना होता तो चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े ही ना होते। वो तो पानी सर से गुजर गया था, तो फिर परवेज़ इलाही साहब खड़े हुए और ये फिर इलेक्शन हुई जी। और उसमें फिर उन्होंने बॉयकॉट भी किया। तो अब ये है कि जाएगी ये अदालत के पास, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि जहाँ भी ये जाएगी वापस हमजा को फिर बना दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर। अच्छा, और तब तक वज़ीर आला का ओहदा खाली रहेगा? तब तक नहीं, मेरा ख्याल है खाली नहीं रहेगा, स्टेटस को रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं आता। क्योंकि खाली तो वो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि अभी स्पीकर के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, गवर्नर के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, हर एक पे बनी है सिवाय बुज़दार साहब की। हाँ, नहीं वो तो फारग हो He's gone। आप कह रहे बात उससे बहुत आगे बढ़ वो चुकी अब है। नहीं आती बात। अच्छा, कानूनी तौर पे वो नहीं आ सकती। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कन्फ्यूजन तो रहेगी। मगर देखिए जो बात नज़र आ रही है कि वो ये है कि ये जो कन्फ्यूजन हमारा ख्याल था ख़त्म हो गई है जी, वो कन्फ्यूजन वापस आ गई है, और वो इसलिए आई है कि पीटीआई के हक में आई है ना जी, अगर नून लीग के खिलाफ आई है किसी हद तक, तो उसका ये मतलब है कि पीटीआई के हक में आई है जी। अब सवाल ये खड़ा होता है मेरे जहन के अंदर कि ये ऐसे करके कान को पकड़ा, और मेरा ख्याल है कि ये कानूनी तौर पे तो अपनी जगह 3-2 आ गया, अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया सुप्रीम अच्छा, कोर्ट तो का। अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो जो उनके ऊपर जो दाग लग रहा था खान साहब की तरफ से, जो प्रेशर आ रहा था, उन्होंने इस जजमेंट के ज़रिए थोड़ा प्रेशर को कम किया। जी। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये पीटीआई वाले उस वक्त तो गालियाँ दे रहे थे, आज सलाम कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस मुल्क की, आपके हक में जजमेंट आए तो ठीक है, आपके हक में ना आए तो आप गाली गलौज पे उतर आते और फिर आप प्रेशर डालते हैं। और फिर प्रेशर डालते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर कामयाब हो गया, जी। जिसकी वजह से वो भी आज आगे इलेक्शंस बड़े करीब दिखाई दे रहे हैं। ये अब यही होता है, ये सियासी प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो प्रेशर अगर उसके साथ कोई अवामी पावर भी हो
तो और खान साहब ने ये तो डेमोन्स्ट्रेट किया है ना कि दिलेरी के साथ वो खड़े हैं, लड़ रहे हैं, उनके साथी उनके साथ हैं, और मैं तो मतलब एक फ्रंटल अटैक कर रहे हैं जी। अच्छा, वैसे सेठी साहब, पहले जब ये पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया था तो तब भी ऐसा लगता था कि बगैर किसी पुश के वो ऐसा नहीं कर सकते, और अब भी फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब के बयानात से, उनके कॉन्फिडेंस से ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग कुकिंग जो हम या मेरे जैसे तालिब इल्म जो हैं वो नहीं समझ सकते कि कहाँ से आ रहा है। फवाद चौधरी साहब बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि 1-2 हफ्ते की बात है और उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आज भी फवाद चौधरी साहब डिमांड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज दोनों का रेजिग्नेशन। वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। शहबाज शरीफ साहब हमारे क्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज ख़त्म हो गई हैं। अब वो कैसे? इस वक्त जो कौमी असम्बली की नंबर गेम है उसमें शहबाज शरीफ के पास 173 वोटें थी। 3 लोग पहले ही वहाँ पे नून लीग से अलहदा हो चुके हैं और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान हैं वो 169 169 मेंबरान है इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास, और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अराकीन है और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और इसी तरह से सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। फवाद चौधरी साहब अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो ये होने जा रहा है, असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाएगा? पहले देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकी जो नंबर्स बता रहे हैं ये गलत हैं। मैंने अभी जी बिल्कुल पंजाब के हवाले से आपने सिचुएशन क्लियर कर दी। वहाँ भी मैंने आपसे कहा है कि वहाँ भी उनके पास 172 + 2 है जी, तो वो 2 जो है वो क्यू वाले हैं, मगर फिर भी 172 हैं जिसकी ज़रूरत है। तो इन्होंने 171 बना दिया, पता नहीं कैसे। हाँ, वो एक MQM के MNA उनकी राहलत हुई थी, वो शायद वो उनको माइनस कर रहे हैं। हाँ, उनको शायद माइनस कर रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर ना, अगर वो नहीं है तो देन इट्स नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस। तो अब बात ये है कि ये एक्चुअली नंबर्स गेम पे तो अभी तक दोनों असम्बलियाँ कायम हैं, उनको नहीं आप हिला सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर ऑपोजिशन रिक्वेस्ट करती है कि जी आप प्रेसिडेंट को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाएं इनसे, तो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 वो नहीं लेते इस्लामाबाद में, फिर मसला बन जाता है। मगर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया। हाँ, ये तो क्या ये वापस आएंगे? क्या ये वापस आकर वहाँ रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि जी प्रेसिडेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले इनसे? तो मतलब है कि वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है कि यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि अगर आपने केक लेना है तो लेके रख ले, मगर आपने अगर केक लेके खा भी जाना तो फिर केक का क्या फ़ायदा। तो ये उसी किस्म की ये बात है कि ये बेसिकली जो बात ये कर रहे हैं ना, ये चाहते हैं नए इलेक्शन, कभी इधर से पकड़ते हैं, कभी इधर से पकड़ते हैं, नंबर कभी इधर कर देते हैं, उधर कर देते हैं, तो एक माहौल क्रिएट हो गया इलेक्शंस के लिए। और मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसमें खान साहब की कामयाबी है। उन्होंने इतना प्रेशर डाला एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर कि वो पीछे हटे हैं। बिल्कुल मुझे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, और ये जो जजमेंट है इसमें भी इट्स वेरी वेरी क्लियर कि प्रेशर इज़ वर्क्ड। मगर वो अब इससे ज़्यादा वो क्या था क्या नहीं है, आई कांट से। बट तो व्हाट अबाउट इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस जिस पर फैसला होने जा रहा है, उसमें जो लकूनास मौजूद हैं कि शो कॉज के बगैर ही कह दिया गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। 16 को इलेक्शन होता है, फिर 18 को रेफरेंस भेज दिया जाता है और उनको मौका नहीं दिया गया अपनी सफाई का, और इसके अलावा सिग्नेचर्स के ऊपर भी इशू मौजूद है। फिर स्पीकर पंजाब असम्बली जिन्होंने रेफरेंस भेजा वो कैंडिडेट थे CM के। इन सब बातों के होते हुए आपके ख्याल में रेफरेंस का फैसला क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? मुझे नहीं पता, मगर देखिए इसके साथ तो मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने तो जो जजमेंट जो आई है वो तो ये कहती है कि डी सीट हो जाते हैं आप और आपका वोट नहीं काउंट होता। तो अगर आप डी सीट के ऊपर भी इशू रहता है तो वोट तो नहीं काउंट होगा ना। वो अगर आपको वो इलेक्शन कमीशन बचा जाती है कि डी सीट नहीं हुए आप कोई टेक्निकल वजह से, ठीक है, तो मगर वो कहते हैं कि अगर आपने फ्लोर क्रॉस कर दिया है जी, तो आपका जो वोट डाला है वो जो है वो
नहीं माना जाए। अच्छा, इसके तो बाद इसी के ऊपर वो आएगी बात यहीं। हाँ सर, तो लेकिन मुझे लगता इस है ऐसे ही जजमेंट के आशा बाद कि ये क्या इलेक्शन कमीशन भी जो है ना वो इस जजमेंट के खिलाफ नहीं जाएगी। अच्छा, लेकिन जजमेंट के बाद आपको नहीं लगता कि वो सारा ड्यू प्रोसेस खत्म हो गया, जो रास्ता जाता था कि पहले आप शो कॉज, फिर रेफरेंस और फिर आप अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते थे? इट्स डन, इट्स ओवर। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप डे वन से ही नाअहल हो जाएंगे। देखिए, इसके साथ तो जो आइन के अंदर जो गुंजाइश छोड़ी थी ना जी, कि आप ज़मीर के मुताबिक ये वो वगैरह, वो सब ख़त्म कर दी। और जज साहब एहसन साहब जो थे, उनकी जो बातों से ऐसे ही लगता था, एक तो जजेस थे जो वो एजाजुल एहसन साहब, एजाजुल एहसन, उनकी बातों से ऐसे ही करता, वो तो कहते हैं कि इनको जहन्नम में फेंक दिया। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये कैंसर है जमहूरियत के लिए ना, इस तरह की जहन्नम बात में फेंक दे, कैंसर है, इसको तो ख़त्म ही कर देना। जी जी, तो उन्होंने बड़ी ये इस किस्म की जजमेंट ये आई है 3-2 की कि ये बिल्कुल वो जो ज़मीर और वो जो गुंजाइश आइन के अंदर छोड़ी थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी। और अब इसके अंदर अपील हो सकती है। अच्छा, अब रिव्यू, हाँ, रिव्यू नजरसानी, बिल्कुल नजरसानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और वो कौन करेगा? डिमांड ये किया जा सकता है कि बड़ा बेंच बने, मगर आइन के मगर आमतौर पे अपील तो उसी बेंच के आगे होती है जिस बेंच के आगे ही होता है, फैसला किया, जिस बेंच ने ये फैसला किया। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बेंच कब तक रहेगा, चीफ जस्टिस साहब कब तक रहेंगे, अगर कोई अगला नया चीफ जस्टिस आता है और उस वक्त अपील दायर की जाए तो ये रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन राय की हैसियत, क्योंकि राय मांगी गई थी, उसकी हैसियत फैसले के तौर पर ली नहीं होती तो नहीं है, मगर ली जा सकती है। इसका आप ये कह सकते हैं ये राय है, और हम राय को तो नहीं चैलेंज करते क्योंकि वो तो सारे कंसल्टेशन के बाद हुआ है, मगर अब अगर इस राय के ऊपर कोई एक्शन लेना है तो उसको हम चैलेंज करेंगे। तो ये अब राय इस्तेमाल करके फेडरल गवर्नमेंट तो उस वक्त आजकल दूसरी है ना, अब ये अगर पीटीआई वाले जो हैं पिटीशन फाइल करें कि जी ये डिस्क्वालीफाई हों, इनको नॉकआउट कर दिया जाए क्योंकि राय मिल गई हमें, और मगर जजमेंट नहीं है, लगती तो जजमेंट है, बिकॉज अब सुप्रीम कोर्ट तो यही बात करेगा जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, मगर टेक्निकली स्पीकिंग एक अपील, एक पिटिशन करनी पड़ेगी कि इस किस्म की हमें फैसला चाहिए, तो उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, और वो फिर चैलेंज होगी हाई कोर्ट के अंदर, फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट कहेगा इसके ऊपर हमारी ये फैसला हमने पहले भी सुनाया था, हम सुना रहे हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये बाइंडिंग तो है इन द सेंस कि अब उनका नज़रिया तो पता चल गया, मगर कानूनी हैसियत पे इट इज़ नॉट लॉ, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि जी हमने आपको क्लियर कर दिया, हमारे हिसाब से ये सिचुएशन है, मगर क्या ये जजमेंट है और नॉट, ये भी फिर मेरा ख्याल है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ही बताएंगे इसकी हैसियत क्या बनेगी और क्या नहीं बनेगी, और किसको कैसे चैलेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ और कन्फ्यूजन निकलेगी। मगर मैं एक बात कहूँ, इससे जो बेसिक जो सियासी नुक्ता जो निकलता है वो यही निकलता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों ये चाहते हैं कि पंजाब में भी और सेंटर में भी इलेक्शन हो जाए। ठीक है, बस ये मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था जी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नए इलेक्शंस हों, तो अब मेरा ख्याल है जुडिशरी ने भी कह दिया है, और इशारा वही है। बहरहाल अपील में जाया जा सकता है। अब हम भी मौजूद है, और इसके बाद जो अगला मरहला अगर इलेक्शंस की तरफ भी जाते हैं तो वो निगरान हुकूमत का है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उनकी मुशावरत के बगैर तो निगरान हुकूमत भी नहीं बन सकती। इस्तीफे वो दे के बैठे हैं, हुकूमत के साथ वो मुशावरत के लिए बैठने वाले नहीं हैं। तो क्या होगा क्या नहीं, सेठी साहब से ही जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। एक तो ये कि उन्हें इतने प्रेशर में, इतने टफ हालात में हुकूमत मिली। इमरान खान साहब बदस्तूर उन्हें रगेद रहे हैं चेरी ब्लॉसम कह के, और अचकन उन्होंने सिलवाई, आज भी उन्होंने उनको याद किया। बड़े बड़े फैसले लेने में उनके हाथ बंधे हैं, उन्हें लंदन से आशीर्वाद लेनी पड़ती है, फिर इत्तेहादियों को जाके मनाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मज़ीद प्रेशर में आएंगे आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ और इश्यूज़ होंगे। देखिए, मौलाना फजल रहमान की तो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो मशरूत तौर पे। हाँ, MQM का भी मौक़िफ़ आ चुका है खुल के जी। जरदारी साहब का भी मौक़िफ़ आ चुका है जी कि नहीं आप चलाएं जी, दरमियाना रास्ता निकाले, हम आपके साथ हैं।
मगर दरमियाना रास्ता निकालें। जी। वो कौन सा दरमियाना रास्ता है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, IMF भी खुश हो, आपके साथी भी खुश हों और इमरान खान जो है वो उसको दजिया ना उड़ाए? बड़ा मुश्किल है। तो ये कहना कि जी दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, मेरा ख्याल है इसकी वो ख़ास अहमियत नहीं है। अलबत्ता जरदारी साहब का जो इंटरेस्ट वो बेसिकली एक चीज़ में है और जो नून लीग का जो इंटरेस्ट है वो दो चीज़ों में है। जरदारी साहब का इंटरेस्ट ये है कि नैब ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो रिवर्स करवाई जाए। अच्छा। और नैब लॉ को अमेंड किया जाए, क्योंकि ये सब काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं सारे। नून लीग भी यही कहती है। हाँ। तो एक तो ये कॉमन इंटरेस्ट ठीक है। दूसरा ये है कि नून लीग का ये भी इंटरेस्ट है कि इलेक्ट्रल लॉज जो कि रिफॉर्म्स करें उसके बगैर बड़ा मुश्किल है आगे ये इलेक्शन करवाना। इसीलिए वो 6 माह की बात 7 माह की बात की जा रही थी। तो अब सूरत हाल है कि 1 माह तो हो गया है और PDM की हुकूमत ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं किया। हालांकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये टाइम ज़ाया हो गया, ये तैयार पड़ा है अमेंडमेंट्स जो करनी है नैब के अंदर। वो तो सेनेट के अंदर पूरी कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अंदर सारे बैठे हुए थे, उन्होंने सारा डिटेल में ये बना लिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो कि जब इन्होंने सबमिट किया कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी में तो PTI वालों ने रिजेक्ट कर दिया, मगर वो तैयार बैठा है, मुसव्वदा तैयार है, मुसव्वदा बिल्कुल तैयार है। उसमें एक दिन की गेम है, वो देख के तो उसको करना। इसी तरीके से इलेक्ट्रल लॉज भी बड़े सिंपल है जी। तो मोटी बात है उसमें करनी है कि EVMs नहीं है और ये नहीं है, ड्यूल नेशनल्स नहीं, ये करना है। अच्छा, अब ये है कि ये करने को तो ये 2 दिन में कर सकते थे, 3 दिन में कर सकते थे, तैयार है सारा। अगर पहले दिन ही आते और कहते ये हमने करना है तो अब बैठ के आराम से सुकून में बैठे होते। अब इन्होंने किया नहीं। अब मैंने सुना कि कैबिनेट मीटिंग आज हुई है जिसमें ये फैसला हुआ कि जल्दी जल्दी ये कमेटी बनाई जाए और नैब को भी देखा जाए और इलेक्ट्रल लॉज भी देखे जाए जी। ऐसे ही है ना। और चेयरमैन नैब को रुखसत भी किया जाए 2 जून को तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद। तो अब ये है कि 1-1.5 महीना हो गया, उसके बाद ये सोचा है। हाँ। और जुनून कहते हैं ना पसूड़ी पै गई पसूड़ी पै गई इस वास्ते बिकॉज इनको एहसास हो गया कि अब या तो हम मुश्किल रास्ता इख्तियार करें, आवाम से गाली खाएं और बैठ जाएं, या ये है कि घर चले जाएं और अगली केट हुकूमत आए और वो मुश्किल फैसले कर ले। क्योंकि वही आर्ग्यूमेंट है ना जी कि ये गंद डाल गया इमरान खान और हम इसको जब साफ़ करने जाएंगे तो साफ़ तो हम कर देंगे, तो उठा के रद्दी ये रबिश जो है ये कहाँ फेंकनी है, आवाम के सर के ऊपर फेंकनी है, आवाम को नाराज़ करना है, तो वो तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो इसलिए फ़ैसला यही हुआ था कि अच्छा ठीक है, तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल है तो अपने पार्टनर्स को समझा लिया जाए कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि हम घर चले जाएं। अब उसके ऊपर सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर ऐसे ही करना था आपने तो फिर आप आए क्यों थे? आप तो सोच के आए थे कि 1.5 साल रहेंगे आप, तो अब क्या हुआ है कि आप 1.5 साल वाली खाता बंद करके और आप घर जाना चाह रहे हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अब चारा कोई नहीं रहा, या फैसले मुश्किल करें और या घर चले जाएं, किसी और से हम फैसले करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। और मगर जो आयशा बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी तक मतलब है कि जो गेम है वो PDM के हाथ में तो नहीं है। ये तो बेचारे कभी इधर आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर फुटबॉल की तरफ किक हो रही है, कभी उधर हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपका एनालिसिस तो हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन कुछ मंझे हुए तजियाकार ये भी कहते रहे हैं कि सारा गेम जिसकी तरफ आपने इशारा किया, डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है गेम, वो इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाने के लिए। अगरचे आपने कल बताया कि सीटें ये हो सकती हैं, आपने अंदाजे से बताया। अब बात जा रही है निगरान सेटअप की तरफ और बात भी उसकी हो रही है। शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और निगरान सेटअप के लिए नाम तैयार हैं। वो नाम भी कहाँ से आने हैं, उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि PDM ने अपनी कश्ती दरिया में उतारने से पहले अपने पुश्ते मजबूत नहीं किए थे। देखिए, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है ना कि अब आप जब देखते हैं तो ज़ाहिर है दे वर टेकन फॉर अ राइड। मैं तो यही कहूँगा कि अगर इन्होंने इत्तेफाक किया उन पे जिन्होंने कहा कि ठीक है अब आप आ गए हैं तो आप 1.5 साल रहे हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया। मैंने कहा ना खान साहब का प्रेशर कामयाब हो गया। अब बात यह है कि अब ये कहाँ जाएंगे, तो अब इनके लिए तो बेहतर यही है कि ये आवाम के ऊपर बोझ ना डालें। इलेक्शन में अगर जाना है तो आवाम के साथ खड़े हों, आवाम के ख़िलाफ़ ना खड़े हों। ठीक है। अब केयर टेकर की बात की आपने,
कैसे आएगी? केयर टेकर तो आमतौर पे तो केयर टेकर जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते हैं जी। हाँ, इस वक्त ऑपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट की तो है कोई नहीं है, वो तो फारग हुई हुई है। फिर मगर उनका कोई पता है, वो अभी तक उनके रेजिग्नेशन जो है स्पीकर के पास पड़े हैं, कल को ये जाके विड्रॉ कर लेंगे फिर क्या करेंगे आप जी। तो मगर सूरत हाल ऐसी है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको याद होगा कि इस मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स 2-3 दफ़ा आई हैं, इनफैक्ट काफ़ी दफ़ा आई हैं। 90 में आई, 93 में आई, 96 में आई अब थोड़ी सी तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। जब 90 में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान थे, बड़े पावर्स थे उनके पास, उन्होंने बनाई थी। अच्छा। उस वक्त ये ऑपोजिशन और ये चीज़ नहीं थी। 93 में भी ऐसे ही हुआ, प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक ने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी और वो इस्टेब्लिशमेंट थे जी। ठीक, तो 2 दफ़ा तो इस्टेब्लिशमेंट ने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई। तीसरी दफ़ा फारूक लगारी साहब थे और वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे मगर उनके पास भी पावर्स थे, और 96 में भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई वो फारूक लगारी ने बनाई, उसमें ना नून का हिस्सा था ना इनका हिस्सा था। उन्होंने अपना फैसला किया कि मैं ये लोग लेके आऊँगा। 93 बड़ी दिलचस्प थी जबकि मोइन कुरैशी साहब को इम्पोर्ट किया गया जी। ठीक है। अब जब मोइन कुरैशी साहब को इम्पोर्ट करके एक टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट बनाई थी तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी ठीक, उसमें ISI, मिलिट्री, इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रेसिडेंट ठीक है गुलाम इसहाक, इन्होंने ये बैठ के सब कुछ किया था जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी ऐसे ही होगा कि अब इनफैक्ट बड़ा डायरेक्ट ही हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं हमें पूछे बगैर नहीं करेंगे, वो बिहाइंड द सीन्स पूछ लेंगे। अच्छा। हाँ, ओवरली नहीं पूछेंगे, बिहाइंड द सीन्स पूछ लेंगे, और बिहाइंड द सीन्स ये दोनों को पूछ लेंगे। उनके जो इरादे हैं वो नज़र आ रहे हैं हम सबको। अच्छा। हाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट की हो रही है, हफीज़ शेख आ रहे हैं, लोगों के नाम शुरू हो गए हैं मीडिया के अंदर आने, कुछ लोगों ने अपना शुरू कर दिया है। पता नहीं मेरा नाम आया कि जी, आपका नाम भी चल रहा है मुख्तलिफ हलकों में, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो आपके सपोर्टर खुद कर देते हैं ना। अच्छा। तो जैसे मेरा कोई आप उम्मीदवार हैं, इंटरेस्टेड हैं? ना, बिल्कुल नहीं, मुझे तो जूतियाँ पड़ेंगी अगर मैं सोचा भी मैंने ऐसे। अच्छा। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आएगी तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही बनाएगी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैं करना चाहता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे। जी जी। ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आएगी ये एस्टेब्लिशमेंट के वो बनाएंगे इसको ठीक। मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी और मैं समझता हूँ एज फार एज पॉसिबल ये फेयर होंगे। ओके, ठीक है, ओके, ठीक, गॉट इट, लॉक्ड इट। ये तो लॉक कर दें कि ये जितनी भी फेयर हो सकते हैं ये होंगे। अच्छा। खान साहब को भी पूरा मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा कि आप करें जो आपने अपना कैंपेन करें। अच्छा। और उधर नून लीग को भी मिलेगा और पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा। अच्छा। और TLP को भी मिलेगा। अच्छा। लवायक को भी मिलेगा। ओके ओके। तो इसकी जो खिचड़ी बनेगी वो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। यही आपने कल कहा था। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जितनी ये फेयर होगी उतनी ही खिचड़ी बनेगी। अच्छा। जिस तरीके से सियासी इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये खान साहब को भी वोट मिल जाएगा, नून लीग को भी मिल जाएगा, TLP को भी मिल जाएगा 10% के करीब जो भी है, और उधर पीपल्स पार्टी को भी अपना मिलेगा। तो फिर आखिर में जब गवर्नमेंट बनने जाएगी तो उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा, बिकॉज अगर सब टूटे हुए हैं फिर तो फिर वो इकट्ठा करने वाले तो वही होते हैं ना। और अगर सूरत हाल ऐसी हुई किसी स्टेज पे भी कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है, कुछ अपसेट होने जा रहा है, कुछ ये होने जा रहा है, कुछ इंतशार है, इमरान खान नहीं मानता, नून लीग शायद मेजॉरिटी लेने जा रही है। अच्छा। और इमरान खान नहीं मानता या कोई और कुछ हो जाता है, ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है ये केयरटेकर गवर्नमेंट को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब आप मेरे से ये ना पूछें कि ये कैसे एक्सटेंड होती है और कैसे नहीं होती, लोग समझेंगे शायद मैं नौकरी सारा प्लान बना के नहीं, लोग कहते हैं कि जी सिटी साहब चांद देने के जी मैंने लेके आओ, मैं दसांगा किस तरह एक्सटेंड किस तरह बनाते हैं। वो है ऐसे साफी जी जी, जो कि हर बात को इस तरीके से लेके जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी ऑन पॉइंट होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ कार्ड्स अपने पास रखे हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे जी, उनको भी मौका दिया जाएगा अपनी पार्टी को लीड करें। अच्छा, एक और पार्टी के लीडर तो नहीं आ जाएंगे? कौन से? जिन पे केसेस खत्म हो गए वहाँ। हाँ नहीं, वही तो अब वो तो इसलिए ये केसेस नहीं खत्म होते, केसेस पेंडिंग रहते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं,
ठीक है। और मौका मिल जाता है टू पार्टिसिपेट, बिकॉज देखिए उनका भी तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट वोट बैंक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मज़ेदार इलेक्शन होगी। मज़ेदार से मुराद ये है कि गाली गलौज तो खान साहब बहुत करेंगे, दूसरी पार्टी भी लगेगी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ तो वो उछालेंगे और वीडियो टेप्स भी निकलेंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। बहुत निकलेंगी, मगर क्या कितना असर होगा उनका, कैसे होगा, वो उसके ऊपर अभी तक वीडियोस कोई चमत्कार तो दिखा नहीं, नहीं वो सकी हमारी सियासत मेरे में। इल्म में है किस किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा इनके अच्छा, पास, हाँ हाँ, मगर बेहतर है कि वो वही वीडियोस तो नहीं जिनका शुभा खान साहब जाहिर कर रहे थे, जिनकी तरफ आप इशारा, वो वही वीडियोस तो नहीं है? पता नहीं, शायद वो भी हैं, कुछ और भी हैं। जाहिर है खान साहब को तो पता ना क्या है, हाँ ओके ओके, किसके बारे में और क्या नहीं है। ठीक है। उन्होंने तो पहले कह दिया कि ये अच्छा। मेरे खिलाफ ये होगा। अच्छा। and so on। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बता दें, इलेक्शन रिफॉर्म्स केयर टेकर करेंगे? इलेक्शन रिफॉर्म्स मेरा ख्याल है इनको करना तो चाहिए, मगर अभी टाइम कहाँ है। उसके लिए तो अच्छी खासी issues- मशक चाहिए, हाँ, जाहिर है। चाहिए, मगर करने को कर दें, मगर फिर ये इशू ये बनेगा कि आपने फिर और टाइम लेंगे, आप 10-15 दिन और लेंगे, ठीक है। 10-15 दिन डॉलर जो है वो 100-210 पे पहुंच जाएगा, ओहो। फिर ये और गाली पड़ेगी इनको। तो अब ये सारी चीज़ें इनको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या है 2 दिन में करके जाना है घर या क्या नहीं करना, या ये कि जी अभी अनाउंस कर दें कि हम फलानी तरीक को डिजोल्व करने लगे, मगर उससे पहले हम ये करेंगे ताकि ये जो स्लाइड जा रही है ना ये रुक जाए। दिस मगर इज मैं एक बात बेसिकली बताऊं आपको, जी जी। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो नहीं चाहती इलेक्शन हो। अच्छा जी, जैसे ये बात आती है कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट और गिरती है। उसका स्टॉक मार्केट ये सोचती है कि ये इलेक्शन की तरफ अगर जा रहे हैं तो 4 महीने तो कोई फैसले नहीं होंगे, IMF वाला मामला भी तो लटका उसके रहेगा। ज़हन में, उनके ज़हन में यही है कि ये IMF का क्या होगा। क्या होगा? तो यहाँ ये तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है कि केयर टेकर साइन कर देगा अच्छा, और एश्योरेंस दे देगी एस्टैब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन्स कि जो केयर टेकर साइन करके जा रहा है अगली हुकूमत से हम उसके ऊपर अंगूठा लगवा लेंगे। IMF इसको एक्सेप्ट कर लेगा? इस पर अच्छा, इसमें भी 2 राय है, मगर दो राय सेठी साहब संभाल के रखें, संभाल के हम रखूं। स्टे ट्यून्ड, हम अपने ऑडियंस को कहेंगे, अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि हम अभी वापस आते हैं, इस पर जवाब ले लें। वेलकम बैक टू द शो। माशी मामला सबसे ज़्यादा नाजुक, 18 मई को दोबारा से दोहा में मुज़ाकरात IMF के साथ होने जा रहे हैं। जो आपने सिचुएशन नक्शा खींच लिया उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के पास कोई मैंडेट होगा कि IMF को कुछ कहे। निगरान कैबिनेट की बात आपने की, 2 सिचुएशंस क्या डेवलप होंगी फिर? मेरा ख्याल है ये निगरान कैबिनेट जो है जो फैसला करेगी जी, IMF उसको मान जाएगा, क्योंकि ये नया प्रोग्राम नहीं करने जा रहे, ये एक चलता हुआ प्रोग्राम की एक ट्रांच रहती है $1 अरब की, ये वो लेने जा रहे हैं। और अगर ये इस वक्त ये कानून बना देते हैं कि जी ये है कानून है और ये टैक्सेस लग गए हैं और ये हो गया, तो IMF का मकसद पूरा हो गया। उसके बाद क्या होता है अगली गवर्नमेंट आएगी, फिर जो अगला जो सारा जो सिलसिला है वो फिर उस वक्त नेगोशिएट होगा। इस वक्त जो नेगोशिएशन है वो बड़ी मुख्तसर नेगोशिएशन थी, ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर। ये केयर टेकर मान जाती है, मेरा ख्याल है वो पैसे दे देंगे, $1 अरब वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ सऊदी अरेबिया भी आपको दे देगा, उसके साथ वर्ल्ड बैंक वगैरह भी आ जाएंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये समझना कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अगर ये इस किस्म के साइन करती है तो वो IMF नहीं मानेगी, मेरा ख्याल है IMF मान जाएगी। अच्छा, तो अभी जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें ये सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब शुरू में नहीं जा रहे इन द बिगिनिंग, वो आफ्टर 2 डेज़ ज्वाइन करेंगे, 25 मई तक ये चलने हैं मुज़ाकरात वगैरह। इन मुज़ाकरात में क्या गवर्नमेंट मौक़िफ़ रखेगी? अब पर ये जो नहीं जा रहे हैं जी, जाना तो चाहिए इनको, बिकॉज सेक्रेटरी इन्होंने, ख़जाना ही गए हैं और वही मुझे ऐसे लगता है कि ये इसीलिए नहीं गए कि इनको पता नहीं है कि इनकी हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी अगले 48 घंटे के अंदर। अब मैंने बहुत बड़ी बात कर दी यहाँ। अच्छा। और अगर ये हुकूमत डिज़ोल्व कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में, तो बड़ा क्या लगेगा कि मिफ्ता इस्माइल वहाँ बैठा हुआ है, निगोशिएट कर रहा है और पीछे से गवर्नमेंट ही गई, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये टीम भेज दी है, वो इंतज़ार में है कि फ़ैसला क्या होता है, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब क्या फ़ैसला करते हैं। अगर डिज़ोल्व करना है तो डिज़ोल्व करके घर आएँ, अगर बात आगे चलानी है तो फिर फ़ैसला करें, तो फिर ये चले जाएंगे। अगर इन्होंने यही फ़ैसला किया कि हमने रहना है और हमने ये मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो फिर मिफ्ता चला जाएगा। मगर जो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हुकूमत ये फ़ैसले नहीं करना चाहेगी। अच्छा, और जब तक ये गारंटी नहीं मिलेगी उनको कि 1.5 साल के लिए है, गारंटी कौन देगा? एस्टैब्लिशमेंट देगी। जो पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी
दी गई, जिसके बारे में आपने भी कहा था कि वो डेवलपमेंट बजट काट के दी जा सकती है, इसी पर सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट हेजिडेंट थी। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे ये कंटिन्यू नहीं रहेगी, मुआशी माहिरीन भी कह रहे थे इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अब बिज़नेस कम्युनिटी ये कह रही है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर सकी? देखिए, टारगेटेड सब्सिडी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि किस तरीके से टारगेट्स अचीव होंगे। ये फॉर एग्जांपल पेट्रोल की बात करते हैं जी, तो मेरी इनफैक्ट डिस्कशन हुई थी मिफ्ता के साथ। तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि अगर आपका हर महीने के 100 अरब रुपए का नुकसान है तो आप इसको 25 अरब रुपए पे ले आए नुकसान को। तो वो उसका तरीका यही है कि आप पेट्रोल स्टेशन के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें मोटरसाइकिल वालों को जो है वो आज के रेट पे मिले और बड़ी गाड़ियों वाले जो हैं या अमीर लोग हैं उनको बड़े रेट पे मिले। तो तरीके तो बन सकते हैं, कैमरे लग सकते हैं, लेन्स बन सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। इसे कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। जैसे बिजली में है ना कि अगर आप इतने यूनिट्स कंज्यूम करें तो ये रेट लगता है जी, इससे ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करें तो ये रेट लगता है, इससे ज़्यादा करें तो और भी ज़्यादा लगता है। मतलब है कि जो रेट मुझे लगता है वो मेरे मुलाजिम के जो कमरा है उसको रेट कम लगता है जी। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ यहाँ भी हो सकती थी आयशा जी, कि जो लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं 10 लीटर से ज़्यादा कम, तो उनके लिए 100 ये जो अभी रेट चल रहा है पेट्रोल का वही चलेगा। और जो लोग 50 लीटर या 40 लीटर या 30 लीटर करते हैं उनके लिए दूसरा रेट चलेगा। गाड़ियों में ज़्यादा डलवाते हैं 10-10 लीटर के साथ तो काम नहीं चलता। और फिर अगर गाड़ी में भी डलवाना है, मोटरसाइकिल के लिए एक रेट कर दें, गाड़ियों के लिए दूसरा रेट कर दें या 100, मतलब किया जा सकता है मगर इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जी कैमरे लगा दें हर जगह पे। मतलब है कि 50,000 या 1 लाख कैमरा लगा दें और उसके साथ ये पता लग जाएगा कि मगर वो कैमरे भी तो ख़राब हो जाते हैं, वो जो जिन्होंने ऑपरेट करना होता है उसके लिए बड़ा पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये नहीं हो सकता। पेट्रोल के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी बड़ी मुश्किल है। कैसे पता लगेगा कि ये मोटरसाइकिल में पेट्रोल गया है, ये गाड़ी में गया है। और वो जो पेट्रोल वाले हैं वो गाड़ी वाले का पेट्रोल जो है उसको चार्ज कर रहे हैं आधा रेट और बाकी अपनी जेब में डाल रहे हैं और कह रहे हैं हुकूमत को कि पेट्रोल अपने पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले को दिया। जी जी। तो ये इश्यूज हैं मगर अगर इसकी तैयारी की जाए, लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए जी, तो सब्सिडी दी जा सकती है इस तरीके के साथ टारगेटेड। शॉर्ट टर्म में बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये जितने भी इकोनॉमिक फैसले हैं जाहिर है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर भी। बल्कि हम कह रहे हैं इकोनॉमी ही बना रही है हमारी पॉलिटिक्स को और पॉलिटिक्स हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रही है। सेठी साहब, कहा जा रहा था कि ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड फैसले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके जाएंगे। वहाँ जाके क्या मामलात पर इत्तफाक राय पैदा होने के बाद सुलझ सकती है? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये मामले वहाँ ले जा ही नहीं सकते आप, मगर बहरहाल देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो एक मीटिंग कॉल करनी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तो वो बुला लेंगे और उसके अंदर जैसे इमरान खान ने ये सो कॉल्ड केबल के ऊपर बुलाई थी जी, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी सो कॉल्ड केबल के ऊपर बुला ली, ठीक है ना। तो वो बुलाने में तो कोई हर्ज नहीं है, वहाँ बैठ के ये फैसला हो जाए कि इलेक्शन करवाने हैं या इस हुकूमत ने कितनी देर रहना है और ये करना है। ये तो मैंने पहले भी कहा था, वहाँ बैठ के ये तय कर ले। अब ये क्या इधर उधर की बात करना है वहाँ, मगर मेरा ख्याल है कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि वो जिम्मेदारी जो है, क्योंकि वहाँ तो फिर ये भी होगा ना कि इस्टेब्लिशमेंट भी इत्तेफाक करती है इस चीज़ के ऊपर, वो कहेंगे ये आप अपना फैसला करें। ठीक है, तो 24 से 48 घंटे इतना ही वक्त नहीं, मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये सोचा होगा कि 48 घंटे या 72 घंटे क्योंकि अभी अब हम बात कर रहे थे ना कि वो अब कह रहे हैं कि जी नैब को जल्दी से देख लें, तो ये हो सकता है कि और थोड़ी देर चल जाए। है। मगर मेरा ख्याल है जो असली फैसला है कि अब इलेक्शन की तरफ ही जाना है और यही बात है, और इमरान खान ये साहब कीमतें का जो हैं मुतालबा हमने नहीं बढ़ानी। ठीक है, ये पॉलिटिकल प्राइस हमने पे नहीं करनी, निगरान हुकूमत इसका बोझ उठा सकती है। बहुत बड़े बड़े मामलात, बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आगे आ रहे हैं, तो निगरान हुकूमत के लिए फ़िलहाल ज़मीन हमवार दिखाई देती है अब तक की सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है, कभी भी बदल सकती है। सेठी साहब का तज़िया आप किसी मामले पर जाना चाहे वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।